पिछले क्लास में हम लोग देखे कि किसी भी द्विघात बहुपद में आप बिना शून्यक निकाले, उसका शून्यक निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक निकालने के लिए सीखे थे, लेकिन साथ में एक चीज़ और भी देखे थे कि हम लोग बिना शून्यक ज्ञात किए। आप अगर उसमें शून्यक नहीं ज्ञात करें तो केवल द्विघात बहुपद से ही आप शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दो चीज़ निकालना हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। जैसे यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है 2x² + 3x - 6, तो यह एक द्विघात बहुपद है। तो इस द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होगा? दो शून्यक होगा। तो दो शून्यक आप अगर निकाल लें तो दो शून्यक निकालने के बाद जितने भी चीज़ों का मान आपको निकालने के लिए दिया गया है, ये सारे का मान आप निकाल सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 3x² 2x² + 3x - 6, यह जो द्विघात बहुपद है इसके दो शून्यक, पहले शून्यक को अल्फा से और दूसरे शून्यक को बीटा से सूचित किया गया है और उसी के आधार पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका आपसे मान निकालने को कहा गया है। पहला है अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ यह जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है 2x² + 3x - 6, इसके शून्यकों के वर्गों का योग। फिर उसी प्रकार से है अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + अल्फा × बीटा, यानी पहले शून्य का वर्ग, फिर दूसरे शून्य का वर्ग और दोनों शून्य का गुणनफल और फिर तीनों का योग। एवं प्रकार से 8 अलग अलग प्रश्नों को लिखा गया है जो इसके शून्य पर आधारित है। तो आपको लगता होगा कि ये सारे 8 प्रश्नों का जवाब देने के लिए ये जो बहुपद दिया गया है 2x² + 3x - 6, इसका हम लोग को क्या करना है? शून्यक निकालना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसका शून्यक नहीं ज्ञात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में क्या संबंध होता है, और उसी की मदद से हम लोग अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योग और अल्फा × बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, ये दो चीज़ का मान निकालेंगे। और जब ये दो चीज़ का मान प्राप्त हो जाएगा तो उनकी मदद से ये हम 8 प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिर्फ अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा, ये दो मान निकालने के बाद उसकी मदद से किस तरह के हम सभी प्रश्नों का हल ज्ञात कर सकते हैं। या तो आपको अल्फा - बीटा निकालना हो, या अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब का मान निकालना हो, या अल्फा² बीटा + अल्फा बीटा स्क्वायर निकालना हो। तो अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा, ये दो मान के सहारे हम लोग विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा बहुपद दिया हुआ है वो है 2x² + 3x - 6। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि यह द्विघात बहुपद है। इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c, जहाँ पर a जो है वो x² का गुणांक हुआ जो कि 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 होने से पहला वाला जो वर्ग वाला पद है वो खत्म हो जाएगा और फिर इसके द्विघात का अस्तित्व नहीं रहेगा, वो रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो यह ax² + bx + c के फॉर्म में है। और अगर उससे हम इसकी तुलना करें तो a के स्थान पर 2 आया है, अर्थात a का मान होगा 2, और x के गुणांक की तुलना b से की जाएगी तो b का मान होगा 3, और फिर उसी प्रकार से -6 की तुलना +c से होगी और c का मान कितना होगा? -6 होगा। तो हम यहाँ पर लिखें पहले कि चूंकि अल्फा एवं बीटा दत्त बहुपद के शून्यक हैं, ये प्रश्न में मेंशन किया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग अगर निकालना चाहें अल्फा + बीटा का मान यानी कि शून्यकों का योग, तो हम लोग पिछले क्लास में ये देखे हैं कि शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, और x के गुणांक को b से सूचित करते हैं और x² के गुणांक को किससे? a से। अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर -b बटा a। तो अब आप इस फॉर्मूला की मदद से अल्फा + बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसमें निकालते हैं अल्फा + बीटा का मान। तो माइनस है, सबसे पहले ये माइनस देंगे, ये फॉर्मूले का है। ये माइनस चिन्ह देने के लिए आपको बहुपद में नहीं देखना है कि b प्लस में है या माइनस में, वो माइनस आपको देना है। अब हम देखेंगे कि इसमें b का मान क्या है। तो b का अर्थ होता है x का गुणांक। x का गुणांक यहाँ पर कितना है? 3 और फिर a का मतलब x² का गुणांक, और x² का गुणांक कितना? 2, तो यहाँ पर 2 दे दिए। इस प्रकार से अल्फा + बीटा का मान प्राप्त हुआ -3 बटा 2। और फिर हम लोग निकालेंगे अल्फा × बीटा का मान। तो एवं अल्फा × बीटा बराबर c बटा a।
यानी कि हम लोग पढ़े थे कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें सी का मान कितना होगा, सी का मान अर्थात अचर पद -6 और ए, तो ए का मान कितना होगा 2 होगा। इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, इसका मान प्राप्त हुआ -3। तो हम लोगों के पास दोनों मान है, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। अब इसके बाद हम लोग जो विभिन्न प्रश्न यहाँ दिए हैं, इन प्रश्नों को हल करेंगे बारी बारी से। इसमें पहला प्रश्न है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपको अब इसमें मान निकालना है किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो इसमें अब आप लोगों को सर्वसमीकरण की आवश्यकता होगी। तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें ये स्मरण करना होगा कि कौन सी सर्वसमीकरण में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर शामिल होता है, और साथ ही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो आपको एक ऐसा सर्वसमीकरण खोजना होगा जिसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये तीनों चीज शामिल हो। ये तीनों चीज शामिल होने से चूंकि 2 चीज का मान आपको दिया हुआ है, तो आप तीसरे चीज का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसी सर्वसमीकरण क्या है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो कर लीजिए। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम लोग क्या देख रहे थे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था। तो यहाँ पर अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे वो होगा, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब इनमें से देखिए कौन कौन सा मान हम लोगों को पता है। तो इसमें से अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है -3/2, तो यहाँ पर रखेंगे -3/2 इसका स्क्वायर, और फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान तो हम लोगों को निकालना है। इसका मान नहीं मालूम तो इसके स्थान पर यही रहने देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग निकाले गए हैं कितना, -3, तो यहाँ पर रख दीजिए -3। इस प्रकार से -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और बराबर इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -6। अब आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, इसको एक तरफ रहने देंगे, बाकी को एक तरफ कर देंगे। तो 9/4 जोड़ 6 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आइए देखते हैं इसका, तो क्या होगा इसमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 9 और इसको गुना कर देंगे, 4 चौके 24 बटा 4। इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 33/4। इस प्रकार से हमको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान मालूम चाहिए। फिर इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, और अगला प्रश्न है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो दूसरे प्रश्न में देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें देखिए अब इसमें क्या करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम लोग को प्राप्त हो चुका है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या है, 33/4 है। तो यहाँ पर अभी हम लोग डायरेक्ट इसके मान को रख लेते हैं 33/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है -3, तो यहाँ पर -3 रख देंगे। तो 33/4 -3, तो 33 -12/4 21/4। और अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं दिया रहता तो फिर आप इसी तरह से पहले क्या करते, इसी फॉर्मूला में बैठाते, लेकिन क्योंकि यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया हुआ था इसीलिए हम लोग इस तरह डायरेक्ट कर दिए। अगर इसका मान नहीं मालूम होता तो फिर आप इसी सर्वसमीकरण का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते थे। तो लोग फिर अगला प्रश्न देखते हैं इसका।
तो अगला प्रश्न है इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इसमें देखिए कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों पदों को देखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन है, अर्थात दोनों पदों में है। जैसे आप अगर इसमें देखें इस भाग में तो अल्फा और बीटा है, और इसमें भी क्या है, अल्फा और बीटा है। तो आप इन दोनों ही पदों में से अल्फा इंटू बीटा को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से अल्फा इंटू बीटा को कॉमन ले लीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा को हम क्या किए, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे जाएगी क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। और फिर यहाँ पे अल्फा बीटा को कॉमन ले लिए तो एक बीटा बचा हुआ है, यहाँ बीटा बचा रहेगा। फिर अल्फा इंटू बीटा का देखिए मान हम लोग कितना निकाले हैं, -3। यहाँ पे इसका मान रख देंगे -3। और फिर अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या निकाले हैं, -3/2। इस प्रकार से दोनों का गुणनफल 9/2। ये तीसरा प्रश्न का हल हो गया। फिर इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यह भिन्न के जोड़ के रूप में है। तो पहले हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, जो दिया हुआ है उसी व्यंजन को पहले हम लोग हल करेंगे। तो अल्फा और बीटा का आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। दो अलग अलग चरों का एलसीएम क्या होता है, दोनों का गुणनफल। अब इसमें अल्फा बीटा में हम अल्फा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बीटा। बीटा को 1 से इंटू किए तो बीटा। फिर अल्फा बीटा को हम बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा होगा, अल्फा को 1 से इंटू करेंगे तो अल्फा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए हम लोग निकालेंगे कितना, -3/2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2। और फिर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -3। तो चलिए इसका जगह हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का भाग करेंगे। तो -3/2 और इसको क्या गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3। इधर 3 कैंसिल, -1 क्या होगा, 1 होगा, और /2। इस प्रकार से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या प्राप्त हुआ, 1/2। फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। चलिए इसमें भी हम लोग पहले भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो बीटा और अल्फा का एलसीएम लेंगे, फिर से वही अल्फा बीटा, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा तो अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अंश के रूप में आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हर के रूप में क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी मान हम लोग निकाले हैं पिछले प्रश्न में, इसलिए फिर से हम लोग यदि नहीं निकालेंगे वही मान रख देंगे। तो ये है 33/4। यहाँ पर हम रख दिए 33/4। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी हम लोग निकाले हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -3। तो यहाँ पे रखिए -3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 33/4 इंटू -1/3। 3 से ये डिविजिबल है, -11/4। ये पांचवा प्रश्न का हल हुआ। फिर इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न में। छठा प्रश्न है अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर निकालना आपको अल्फा माइनस बीटा का मान। तो अल्फा माइनस बीटा का मान निकालने के लिए हम लोग कौन सी सर्व समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, जबकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान है और अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो यहीं से सोचिए, तो अल्फा माइनस बीटा है, हम लोग देखते हैं कि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर में और अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में बहुत अधिक समानता है। हम लोग अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा में 4 अल्फा बीटा का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो हम लोग अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। कैसे, तो जब आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा और उसमें 4 अल्फा बीटा माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बचेगा, और जिसको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कहते हैं। तो हम लोग अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। अब इसी सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम लोग आगे बढ़ते हैं
यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा को इसी प्रकार से रहने देते हैं। और अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2। तो -3/2 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए कितना है -3, तो यहाँ रख देंगे -3। और फिर इसको आगे बढ़ते हैं, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 प्लस 12/1 और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस, अब बच्चा को 12 से गुना करेंगे 48/4। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर इतना 57/4। और ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा प्लस माइनस में। इसलिए अल्फा माइनस बीटा का जो मान है प्लस माइनस 57/2। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 57 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको रहने देंगे। तो ये छठा प्रश्न था। उसी प्रकार से फिर 7वां प्रश्न है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो आपको इसका एक ही सर्वसमीकरण का इस्तेमाल करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होगा। तो हाँ, तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको इसी का सर्वसमीकरण मालूम होना जरूरी है। आप कोई भी एक सर्वसमीकरण याद कीजिए जिसके लिए हम लोग कम से कम ये सर्वसमीकरण जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इसका होल क्यूब। आप ये एक सर्वसमीकरण याद रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला मिल जाएगा, गुणनखंड में भी आसानी होगी। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोगों को मालूम है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -3/2 है। और इस पर क्यूब लगा देना है और इसका मान तो हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। और प्लस 3 इंटू, अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -3 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -3/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। और ये माइनस का चिन्ह है क्योंकि ये विषम संख्या है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। इधर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को रहने देंगे और इधर -9 इंटू -3/2 तो -27/8। इधर माइनस है फिर इधर माइनस तो प्लस होगा, लेकिन उसको अगर हम इधर लेके आ जाए तो फिर से क्या हो जाएगा, -27/2 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इस प्रकार से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकलेगा। तो आइए फिर इसको ये सॉल्व करते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के मान के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 8 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 8 होगा। 8 का 8 से भाग दिए तो 1, अब उसको -27 से इंटू किए -27 फिर माइनस, अब 2 से इंटू करेंगे तो 2 कितनी बार पढ़ेंगे, 8 आएगा 4 टाइम्स और 4 को आप 27 से इंटू कीजिए कितना होगा 108। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू -135/8। तो यही आपको क्या हुआ, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का मान ज्ञात हुआ। फिर इसी तरह से जो अगला प्रश्न है 8वें नंबर पे, वो प्रश्न है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो चलिए इसके हल को देखते हैं। इसमें भी आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो अल्फा बीटा होगा, बीटा बीटा कैंसिल तो अल्फा क्यूब और फिर अल्फा अल्फा कैंसिल तो क्या होगा बीटा क्यूब। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और बटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकाले कितना, -135/8 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -3। तो -135/8 इंटू -1/3। और देखिए कि ये 3 से डिविजिबल है कितनी बार में, 45 टाइम्स में। तो इसका मान हो जाएगा
आपको कितना -45 को -1 से गुना करेंगे क्या होगा 45 होगा और बटा 8। इस प्रकार से इसका मान प्राप्त हुआ 45/8। तो इस प्रकार से यहाँ देखा जाता है कि किसी भी द्विघात बहुपद में आपको अगर शून्यकों से संबंधित इस प्रकार का कोई कैलकुलेशन दिया जाता है किसी का मान ज्ञात करने के लिए, तो इसके लिए आपको उसमें शून्यक निकालने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का, तो शून्यकों के गुणनफल और शून्यकों के योग के आधार पर आप विभिन्न तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इससे भी अधिक प्रश्न आ सकता है, लेकिन सभी के लिए आपको ये दो चीज़ का मान निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का, और इसी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, बाकी सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न है, यदि 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसका दो शून्य दिया हुआ है, एक है √5/3 और दूसरा है -√5/3, यानी कि दोनों शून्य एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम है। सेम शून्य है लेकिन दोनों का चिन्ह क्या अलग अलग है, तो ये योज्य प्रतिलोम हुआ। तो ये चतुर्थ घाती बहुपद है, इस बहुपद का महत्तम घात क्या है 4 है। तो हम बताए थे कि जिस बहुपद का महत्तम घात 2 है अर्थात द्विघाती बहुपद है, तो उसके अधिकतम शून्य 2 होंगे। जो त्रिघाती बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्य 3 होंगे। तो यह चतुर्थ घाती बहुपद है, इसका मतलब इसके अधिकतम शून्य 4 होंगे, इसके 4 शून्य होंगे। तो जिसमें आप लोगों को दो शून्य इसका दिया गया है कि √5/3 और -√5/3, दो शून्य मालूम है, और इसका जो अन्य दो शून्य है उसको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे कि माना px बराबर अर्थात पोलिनोमियल इनवेरिएबल x चर में बहुपद है 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और जब हम इसको px मान लिए तब px के दो शून्य है √5/3 और -√5/3, ये दो शून्य दिया हुआ है। और आप लोगों को इससे पहले बताया गया कि अगर शून्य दिया गया हो तो आप गुणनखंड निकाल सकते हैं, और अगर गुणनखंड मालूम हो तो आप शून्य निकाल सकते हैं। जैसे अगर x - 1 किसी बहुपद का एक गुणनखंड है तो उस बहुपद का एक शून्य 1 होगा। उसी प्रकार से अगर किसी बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है तो इसका एक शून्य -1 होगा। अगर किसी बहुपद का एक गुणनखंड 2x - 3 है तो इसका एक शून्य 3/2 होगा। साथ में आप लोग ये बात भी जान रहे हैं कि किसी द्विघाती, त्रिघाती या चतुर्घाती बहुपद को विभिन्न रैखिक बहुपदों में हम लोग तोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लें कि x² - 5x + 6, यह एक द्विघात बहुपद है। इसको हम लोग दो रैखिक बहुपदों में अगर तोड़ दें तो दो रैखिक बहुपद में इसका गुणनखंड करने से दो रैखिक बहुपद हमें प्राप्त होता है x - 2 और x - 3, ये दो रैखिक बहुपद प्राप्त होता है। अब ये दोनों चूंकि इसके गुणनखंड से आया है अर्थात इसके गुणनफल का ये हिस्सा है x - 2 और x - 3, तो x - 2 और x - 3 इस द्विघात बहुपद का दो गुणनखंड होगा। और जब इसका दो गुणनखंड है, एक x - 2 है और दूसरा x - 3 है, तो इस बहुपद का दो शून्य इन दोनों गुणनखंडों का जो दो शून्य होगा वही होगा। तो इसका शून्य क्या होगा 2 और इसका शून्य क्या होगा 3। तो ये जब x - 2 का शून्य 2 है, x - 3 का शून्य 3 है, तो ये दोनों इस बहुपद का भी क्या होगा शून्य होगा। इस प्रकार से ये हम लोग पिछले क्लास में ही देख चुके हैं कि किसी भी द्विघात या त्रिघाती बहुपद को रैखिक बहुपद में हम लोग बांट करके उसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं, और इसका शून्य ही उस संपूर्ण बहुपद का, उस बड़े बहुपद का, अधिकतम घातांक वाले बहुपद का शून्य होता है। और साथ में अब यहाँ से इसी को अगर हम लोग विपरीत दिशा से अगर देखें, इसको उल्टे क्रम में अगर देखें, x - 2 और x - 3 इस बहुपद का गुणनखंड था तो इसका शून्य 2 और 3 हुआ। अगर आपको हम 2 और 3 दे दें कि 2 एक शून्य है, x - 2 एक गुणनखंड होगा, और उसी प्रकार से 3 अगर एक शून्य है तो x - 3 है ना, x - 3 क्या होगा एक गुणनखंड होगा।
तो कहने का मतलब कि गुणनखंड दिए रहने पर आप शून्यक निकाल सकते हैं और शून्यक दिए रहने पर आप क्या कर सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि दो शून्यक दिया हुआ है √5/3 और -√5/3, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसका दो गुणनखंड मालूम कर सकते हैं। और किसी का भी अगर मान लीजिए कि आपको एक गुणनखंड मालूम चलता है, जैसे हम एक संख्या का उदाहरण लेते हैं 6 का, इसका अगर आपको एक गुणनखंड मालूम चला कि क्या होगा, 2 होगा। एक गुणनखंड इसका मालूम है कि 2 होगा, तो आप इसमें 6 में 2 से भाग कर दें, 6 में 2 से भाग कर दें, भागफल कितना आएगा, 3। तो कहने का मतलब है कि अब 3 भी क्या होगा, 6 का गुणनखंड होगा। तो 6 का एक गुणनखंड क्या है, 2 है। तो इस गुणनखंड से अगर आप पूरी संख्या में भाग दें तो जो भागफल होगा वो भी क्या होगा, उसका एक गुणनखंड होगा। तो अगर इसीलिए किसी भी बहुपद का अगर आपको एक गुणनखंड प्राप्त हो जाता है तो इस गुणनखंड से इस बहुपद में भाग दे करके आप उसके दूसरे गुणनखंड को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने का क्या स्ट्रेटजी होगा, पहले ये देखिए कि ये जो चतुर्घाती बहुपद दिया हुआ है इसके दो शून्यक हमें मालूम है और इन दोनों शून्यकों से हम क्या करेंगे, दोनों शून्यकों से दो गुणनखंड तैयार करेंगे और उन दोनों गुणनखंड को आप गुना करके एक गुणनखंड भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक 12 एक संख्या है, इसका एक गुणनखंड मान लीजिए कि क्या है, 2 है। इसका एक हम और गुणनखंड ले लिए 3 है, ये दोनों ही इसका क्या है, गुणनखंड है। इन दोनों गुणनखंडों को गुना करके एक हम तीसरा गुणनखंड भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भी होता है इसमें, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो दो शून्यक दिया हुआ है, इन दोनों शून्यकों की मदद से पहले हम दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उन दोनों गुणनखंडों का सम्मिलित रूप लेकर के हम एक तीसरे गुणनखंड को प्राप्त करेंगे और उस गुणनखंड से इस बहुपद में भाग देकर फिर हम क्या कर सकते हैं और दूसरा गुणनखंड भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ दो शून्यक दिया हुआ है तो इसमें लिखेंगे अतः, तो जब ये दोनों शून्यक दिया हुआ है तो ये किस में है, प्लस में। तो यहाँ पर आप देखें कि +2 शून्यक था, गुणनखंड x-2 हुआ। शून्यक +3 था तो गुणनखंड क्या हुआ, x-3 हुआ। तो यहाँ पर अगर शून्यक +√5/3 है तो इसका गुणनखंड x-√5/3 होगा। और एवं x, अब यहाँ पे माइनस है तो इसका उल्टा लेंगे प्लस। अतः x-√5/3 एवं x +√5/3 है ना, क्या है, px के गुणनखंड हैं। तो ये दो इसके क्या है, छोटे गुणनखंड हैं। अब इन दोनों गुणनखंडों को अगर हम गुना कर दें, अतः x² - 5/3, x² - 5/3 ये कैसे आया, तब यहाँ पर a - b और a + b का सर्वसमीकरण का प्रयोग किए, x² x² और √5/3 का स्क्वायर क्या होगा, 5/3। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 3x² - 5, इसको हम 3 से गुना कर दिए। ये भी आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर कोई गुणांक या x² का गुणांक कोई अचर पद अगर बटा में आता है तो आप इससे गुना करके इसको आप रैखिक रूप में बदल सकते हैं। x² - 5/3, इसका जो शून्यक निकलेगा वही शून्यक 3x² - 5 का भी निकलेगा। तो x² - 5/3 या 3x² - 5 क्या है, px का एक गुणनखंड है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लिए इसमें कि जो एक गुणनखंड प्राप्त हुआ इसको हम लोग gx मान लेते हैं। तो माना gx बराबर 3x² - 5। तो ये जो बहुपद दिया हुआ था px और उसका एक गुणनखंड प्राप्त हुआ 3x² - 5, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, gx मान लेंगे, अर्थात भाजक मान लेंगे। तो जब ये बहुपद है और इसको हम भाजक मान लिए तो ये भाज्य हो गया और ये क्या हो गया, भाजक हो गया। तो अब हम लोग px में gx से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो आप लोगों को अब यहाँ पर 9th क्लास में पढ़े भी हैं, लेकिन फिर से एक बार देखना है कि बहुपद का भाग कैसे करते हैं, वो भी आपको इसी में देखने के लिए मिलेगा। तो इसी प्रश्न में हम लोग बहुपद के भाग को भी देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले लिखते हैं कि px को gx से भाग करने पर
तो हम लोग यहीं पर एक इसका क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आइए इसी जगह पर भाग देते हैं। तो पहले इसके लिए भाज्य को लिखिए, क्या है 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और भाजक में 3x स्क्वायर माइनस 5। तो भाग के लिए कोई परेशान नहीं होना, जो संख्याओं से संबंधित जो भाग होता है, जिस प्रकार से हम लोग संख्या से संबंधित भाग को करते हैं, उसी प्रकार से आपको बहुपद से संबंधित भाग भी करेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोग एक बात जरूर याद रखेंगे कि आपको जब भी बहुपद का कोई भी भाग का प्रश्न को हल करना, भाग देना है किसी भी एक बहुपद में किसी दूसरे बहुपद से, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा भाज्य को घातांकों के अवरोही क्रम में और भाजक को भी घातांकों के अवरोही क्रम में बदल दीजिएगा। इससे भाग को बनाने में आसानी होगी, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ये क्योंकि पहले से ही घातांकों के अवरोही क्रम में है, इसीलिए आपको इसमें एक्स्ट्रा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है। पावर में 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0। उसी प्रकार इसमें x पर पावर 2 है, और चूंकि यहाँ पर x नहीं है इसलिए डायरेक्ट अचर पद आया है। तो दोनों ही भाज्य और भाजक दोनों ही घातांकों के अवरोही क्रम के रूप में है। अब इसको हम लोग भाग करेंगे, और भाग के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। जिस प्रकार संख्याओं से संबंधित भाग बनाते हैं, उसी प्रकार से आपको बहुपदों से संबंधित भाग बनाना है। तो इसमें सबसे पहला काम जो होगा, आपको क्या करना है कि भाज्य का पहला पद लेना है। तो भाज्य का पहला पद है 3x पर पावर 4, तो 3x पर पावर 4 लिख दीजिए। और फिर देखिए कि भाजक का पहला पद क्या है। तो भाजक का पहला पद है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखिए 3x स्क्वायर। अब यह भाग बहुत ही आसान है, इसको तो आप भाग कर ही सकते हैं। इधर 3 और 3 कैंसिल। अब x पर पावर 4 बटा x पर पावर 2, तो क्या होगा x स्क्वायर होगा। अब इस x स्क्वायर को आप भागफल में लिख दें। अब ये जो है कि आपको क्या हुआ, संख्या वाले भाग में भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं, और जो भागफल आता है इस भागफल को भाजक के साथ गुना करके तब हम उसको क्या करते हैं, भाज्य के नीचे लिखते हैं। तो इसमें भी हम लोग उसी प्रकार का काम करेंगे। x स्क्वायर को गुना करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 से, तो इसका गुणनफल होगा 3x पर पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। इसका गुणनफल प्राप्त हुआ 3x पर पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। अब आपको इसको क्या करना है, भाज्य में लिखना है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 3x पर पावर 4, तो ये x पर पावर 4 वाला है, इसको तो आप x पर पावर 4 वाले के नीचे लिख दीजिए। एक बात इसमें आप लोगों को ये ध्यान देना है कि इसमें x पर पावर 4, उसके बाद x पर पावर 2 यानी कि x स्क्वायर आया, लेकिन यहाँ पर भाज्य में x पर पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो आप इसमें क्या करेंगे कि जो आपका गुणनफल आया उसी अनुसार से आप यहाँ पर रखेंगे। यानी कि x पर पावर 4 वाला है तो x पर पावर 4 वाले के सामने, और फिर x स्क्वायर वाला है तो उसको आप x स्क्वायर वाले के सामने ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x पर पावर 4। अब ये कि क्यूब वाला तो नहीं आया इसमें भागफल में, स्क्वायर वाला आ गया है, तो कोई बात नहीं, आप स्क्वायर वाले के सामने लिखिए। माइनस 5x स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 5x स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं कि इसको क्या करना, घटाना है, और घटाने में जो नीचे वाला होगा उसका क्या होगा, चिन्ह इसमें परिवर्तित होता है, अर्थात अगर माइनस है तो वो किसमें, प्लस में बदल जाएगा। तो 3x पर पावर 4 में 3x पर पावर 4 माइनस किए, ये कैंसिल हो गया। अब ये क्यूब वाले को उतारेंगे 6x क्यूब। अब इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है, वो चिन्ह जो कि अब यूजलेस है, जो अब नया चिन्ह आया परिवर्तित होकर के इसी चिन्ह के आधार पर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो दो विभिन्न चिन्ह है, दो अलग अलग चिन्ह है। तो यहाँ पर हम लोग घटा का काम करेंगे। एक है प्लस में है 5 और माइनस में है 2, तो प्लस वाला क्या है, ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पर साइन तो हम लोग सबसे पहले प्लस का दे लेते हैं। और फिर अब 5 में 2 को माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और फिर इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे। अब यह भाज्य नहीं रहा, अब हमारे लिए यह भाज्य है और यह भाजक है। तो इस भाज्य का पहला पद जब बोलेंगे तो भाज्य का पहला पद अब यहाँ पर होगा 6x क्यूब, और भाजक का पहला पद वही रहेगा 3x स्क्वायर। अब इसमें आप भाग दीजिए, तो 6 में 3 से भाग देंगे, 2x क्यूब है उसमें x स्क्वायर से भाग देंगे, तो क्या होगा, x होगा। यह भागफल क्या प्राप्त हुआ, 2x, तो 2x का मतलब क्या, प्लस 2x, तो यहाँ पर अब लिखेंगे प्लस 2x। अब इस 2x को हम क्या करेंगे, भाजक से गुना करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 से, तो कितना हो जाएगा 6x क्यूब माइनस कितना 10x। तो यहाँ पर लिखिए 6x क्यूब,
लेकिन यहाँ पर फिर आया है 10x, ये स्क्वायर वाला तो नहीं आया, तो 10x है, कोई बात नहीं, x वाला पद है तो उसको x वाले पद के नीचे ही लिखिए, तो माइनस 10x, और फिर से वही काम हम लोग दोहराएंगे, उसको घटाएंगे, तब 3x स्क्वायर आया नीचे, और यहाँ प्लस 10x और माइनस 10x ये भी कैंसिल, तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट क्या जाएगा -5। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि भाजक और शेषफल यानी नया भाज्य दोनों ही क्या हो गया है, एक ही जैसा आ गया है, तो इसमें तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, 3x स्क्वायर है, इसमें आप 3x स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 का अर्थ हुआ +1, तो यहाँ प्लस दे देंगे, और 1 को अगर आप भाजक से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, इसलिए इसमें करने की जरूरत नहीं है। 3x स्क्वायर माइनस 5, अब इसको माइनस करेंगे तो समान में समान को माइनस करने से शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसका शेषफल 0 प्राप्त हुआ, यह भाग संपन्न हुआ। तो इस भाग में शेषफल 0 आया है, इसका मतलब हुआ कि जब शेषफल 0 आए, आप अगर भाजक से भाज्य में भाग देते हैं और शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसका अर्थ हुआ कि भाजक और भागफल दोनों ही इसका क्या है, गुणनखंड है। जिस प्रकार से अब संख्या 6 में आप 2 से भाग दे रहे हैं और भागफल 3 आ रहा है और शेषफल 0 बच रहा है, इसका मतलब कि 2 और 3 दोनों ही संख्याएं 6 के गुणनखंड हैं। लेकिन आप अगर 5 में 2 से भाग करते हैं तो 2 दूनी 4, हासिल 1 बचता है, यानी कि 2 से 5 में पूरा भाग नहीं लगता है, तो 2 5 का गुणनखंड नहीं होगा। और अगर भाजक भागफल में कुछ और भी संख्या आता तो वो भी नहीं होता। शेषफल आने की स्थिति में गुणनखंड वाली बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर शेषफल चूंकि 0 प्राप्त हुआ है, इसीलिए भाजक और भागफल दोनों ही इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। लेकिन आपको इसका दोनों शून्य तुम लोगों को मालूम है, क्योंकि ये तो शून्य दिया हुआ था, उसी शून्य की मदद से हम लोग इस गुणनखंड को तैयार किए थे। तो नया गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुआ, तो नया गुणनखंड प्राप्त हुआ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी बहुपद का अगर आपको सभी शून्यकों को ज्ञात करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके सभी गुणनखंडों को ज्ञात करते हैं, क्योंकि गुणनखंड से ही शून्य प्राप्त होता है। जैसे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का हमें शून्य चाहिए था, तो इसका गुणनखंड प्राप्त किए x माइनस 2 और x माइनस 3, और इन दोनों गुणनखंडों का जो शून्य हुआ वही इस बहुपद का शून्य हुआ। उसी प्रकार से अब इस बहुपद में इसके 4 गुणनखंड हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल 2 गुणनखंड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3। और अब जो ये भागफल के रूप में प्राप्त हुआ है, इसका भी अगर हम लोग गुणनखंड कर दें, क्योंकि यह भी एक द्विघात बहुपद है, तो इसके गुणनखंड से फिर हम 2 रेखिक बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। तो भागफल से 2 रेखिक बहुपद प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात 2 गुणनखंड उससे प्राप्त कर रहे हैं, और भाजक से 2 गुणनखंड प्राप्त कर रहे हैं। इस बहुपद के 4 गुणनखंड हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और चूंकि ये चतुर्थघाती बहुपद है, इसमें 4 शून्य ही होंगे, और 4 गुणनखंड से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये कि इसमें क्या करेंगे, इससे आगे ये कि हम लोग लिखते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों का क्या है, गुणनफल है। इसलिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के 2 शून्य, तो इसके 2 शून्य क्या होंगे, -1 -1, नहीं, दोनों शून्य क्या होगा, समान होगा, क्योंकि स्क्वायर के रूप में तो दोनों शून्य किसका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, क्योंकि एक ही गुणनखंड प्राप्त हुआ, 2 बार प्राप्त हुआ। इस बात को समझिए, ये द्विघात बहुपद है, 2 शून्य तो प्राप्त होगा, लेकिन वो 2 शून्य एक ही संख्या भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसके दोनों शून्य क्या होंगे, -1 अब आप इसमें लिख सकते हैं कि जो दिया गया बहुपद था 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसके 2 शून्य √5/3 और माइनस √5/3 के अतिरिक्त -1 और -1 है। तो यहीं पर हम लोग लिख देते हैं, अतः
3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के दो शून्यक √5/3 एवं माइनस √5/3 के अतिरिक्त तो 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के दो शून्य न के अतिरिक्त अन्य दो शून्य -1 है। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर कोई त्रिघात बहुपद दिया हुआ होता है और उसमें आपको अगर कोई एक शून्य दिया हुआ रहे तो आपको उसमें चिंता नहीं करना, वो इससे भी आसान होगा कि आपको अगर सिर्फ एक ही गुणनखंड दिया हुआ हो या एक ही शून्य दिया हुआ रहे और उसका आपको क्या बताया जाए, एक शून्य बताया, उसका एक शून्य दिया हुआ, तो आप उस शून्य से आप क्या करेंगे, एक गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे और उस गुणनखंड से इस पूरे बहुपद में भाग दे करके दूसरा गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। वो अगर द्विघाती बहुपद होगा तो इस तरह से उसका गुणनखंड करेंगे, और अगर वो रैखिक बहुपद प्राप्त होता है तब तो उसका शून्य का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जिस इसके भागफल के स्थान पर अगर x-2 आता तो उसको हम सीधे उसका गुणनखंड क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो अगर यहाँ पे द्विघात बहुपद प्राप्त होता है तो इसका गुणनखंड करना होगा, त्रिघात बहुपद होता है तो गुणनखंड करना होगा, और रैखिक बहुपद आता है तो उसका आप सीधे उसका शून्य निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप अन्य प्रश्न को भी हल कर सकते हैं कि दो शून्य या एक शून्य दिए रहने पर बाकी शून्य आप कैसे निकालेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोगों को निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो पढ़े थे उसी पर आधारित है यह प्रश्न। एनसीईआरटी का प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। कह रहा है इस प्रश्न में कि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx का मतलब किसी कोई भी एक बहुपद है जो बहुपद बताया नहीं गया है, सिर्फ उसका एक नाम के लिए उस बहुपद के लिए एक संकेत का यूज हुआ है gx। तो कह रहा है कि ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें किसी एक बहुपद से जिसको कि gx से सूचित किया गया है अगर भाग देते हैं तो भागफल आता है x-2 और शेषफल -2x प्लस 4। तो एक भाग के प्रश्न की बात कर रहा है इस प्रश्न में, जिसमें कि भाज्य इसमें भाग दिया जा रहा है, ये क्या होगा, भाज्य होगा, और इन दोनों के बारे में बता दिया है कि ये भागफल है और ये शेषफल है। तो हम लोग मान लिए क्योंकि यहाँ 3 बहुपद दिया हुआ है पहले से, तो पहले बहुपद को हम px से सूचित करते हैं कि px बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और दूसरे बहुपद को हम सूचित करते हैं x माइनस qx से जो x-2 है, और तीसरा बहुपद जो -2x प्लस 4 है उसको हम rx से सूचित किए। ये 3 बहुपद के लिए हम अलग अलग संकेत का प्रयोग किए। अब ये प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़ने से हमको मालूम चलता है कि यह जो बहुपद है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 वो भाज्य है। तो px भाज्य हुआ, और x-2 के बारे में कहा गया है कि वो भागफल है और उसको हम qx माने, तो qx क्या हुआ, भागफल हुआ। और -2x प्लस 4 के बारे में कहा गया है कि ये क्या है, शेषफल है, इसको हम rx माने, तो rx तब क्या हुआ, शेषफल हुआ। और इसी प्रश्न में ही कहा गया है कि इसको gx से भाग दिया जाता है। तो किसी भी संख्या में या बहुपद में आप जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है, भाजक होता है। तो gx से भाग दिया जा रहा है तो gx क्या होगा, भाजक होगा। इसीलिए px को भाज्य, qx को भागफल, gx को भाजक और rx को शेषफल कहा गया है। और हम लोग ये बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, और फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भी वही पढ़े कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इससे हम लोग क्या जानते हैं, भाज्य। तो भाज्य क्या है, px बराबर क्या होगा, भाजक यानी कि gx गुना भागफल
यानी कि QX जोड़ शेषफल यानी कि RX। लेकिन हम लोगों को इन चारों में PX, TX, QX और RX में PX, QX और RX ये तीन बहुपद मालूम है। अज्ञात कौन सा है? GX। GX नहीं मालूम तो हम लोग पहले इसमें से GX को अलग कर देते हैं। तो GX को अलग करने के लिए PX ये प्लस में है, पहले इसी को लेके आएंगे तो माइनस RX बराबर GX इंटू QX। अब चूंकि हमको मान किसका चाहिए? GX का, तो GX को लेके हम रहने देंगे और क्या करेंगे? QX को लेकर आ जाएंगे इधर। तो PX माइनस RX बटा QX बराबर GX। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, GX बराबर PX माइनस RX बटा QX। तो अब इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं? GX का मान निकाल सकते हैं। तो GX का मान निकालने के लिए इसी पर अब ये कि हम लोगों को मान रख देना है। तो GX बराबर, तो GX बराबर क्या करना है? PX है, तो PX का मान रखिए, क्या है PX? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और माइनस क्या है? RX को ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि इसका पहला ही पद ऋणात्मक है, तो चलिए इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। प्लस 4 और बटा क्या है इसमें? QX। तो QX का मान देखिए कितना है? x माइनस 2, तो यहाँ पर रख दीजिए x माइनस 2। अब इसको हल करेंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस और इधर भी माइनस, तो प्लस 2x फिर माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस 4 बाय x माइनस 2। और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर x और 2x, तो 3x माइनस 4 और प्लस 2, तो माइनस 2 होगा बाय x माइनस 2। अब एक त्रिघाती बहुपद है और दूसरा रैखिक बहुपद है, तो GX का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है? इस त्रिघाती बहुपद में अब अगर हम इस रैखिक बहुपद से भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? भाजक प्राप्त होगा। तो अब इसमें ये कि हम लोगों को क्या करना है? भाग देना है। तो आइए इसमें ये कि भाग करते हैं हम लोग, इधर ही कर लेते हैं भाग, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और इसमें भाग देना है किससे? x माइनस 2 से, x माइनस 2 से। तो भाग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भाज्य का पहला पद होगा, तो भाज्य का पहला पद क्या है? x क्यूब। तो x क्यूब में आप x से भाग देंगे, तो चलिए यहीं पे हम लोग थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो x क्यूब में भाग देंगे किससे? x से, तो क्या होगा? x स्क्वायर। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए x स्क्वायर, और अब x स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे x माइनस 2 से। तो x स्क्वायर को x माइनस 2 से गुना कीजिए, तो x स्क्वायर को x से गुना किए क्या होगा? x क्यूब और फिर x स्क्वायर को माइनस 2 से, तो माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2x स्क्वायर। चलिए इसमें घटाना है, उसके लिए पहले चिन्ह बदलना है, x क्यूब प्लस में x क्यूब माइनस में कैंसिल। अब यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर है और माइनस x स्क्वायर है, तो क्या होगा? माइनस x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 2। और फिर भाज्य का पहला पद क्या हुआ? माइनस x स्क्वायर। तो माइनस x स्क्वायर में आपको फिर किससे भाग दे देना है? x से। तो माइनस x स्क्वायर में आप x से भाग देंगे, क्या होगा? माइनस x। चलिए भागफल में लिखिए माइनस x, और अब इस माइनस x को x माइनस 2 से गुना कीजिए। तो माइनस x को x से गुना करेंगे, माइनस x स्क्वायर और फिर माइनस x को माइनस 2 से, तो प्लस 2x। चिन्ह बदल लेंगे इसमें और फिर घटाएंगे, तो 3x प्लस में और 2x माइनस में, 3x में 2x को माइनस किए, कितना? x माइनस 2। अब भाज्य का पहला पद फिर क्या हुआ? x हुआ, और यहाँ पर भाजक का भी पहला पद क्या है? x है। दोनों में भाग करेंगे, क्या होगा? भागफल एक ही प्राप्त होगा, तो 1। अब 1 से आप अगर उसको गुना करेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा, अर्थात भाजक ही आएगा। अब इसमें चिन्ह बदलते हैं, तो चिन्ह बदल के इसका शेषफल 0। इस प्रकार से GX का जो मान आया वो क्या हुआ? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अतः GX
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है।